हेलो गाइस। आज इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग सिविल सर्विसेज एमसीक्यूज फ्रॉम 2000 टू 2019 जनरल साइंस से और जनरल साइंस में टॉपिक द सेल से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो घटना चक्र में भी आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको 2000 से लेकर 2019 तक के वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ जो कि जनरल साइंस से पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं कि जनरल साइंस में इस पर्टिकुलर चैप्टर से द सेल से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं सिविल सर्विसेज एमसीक्यूज में। पहला क्वेश्चन देखिए, नाभिक के अलावा आईएएस प्री 2001 में पूछा हुआ है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। इट मींस अगर जो लोग इंग्लिश वाले हैं उनके लिए भी, द डीएनए इज फाउंड ऑल्सो एक्सेप्ट देन न्यूक्लियस इन विच ऑर्गेनल ऑफ द सेल, किस ऑर्गेनल में आपको मिलता है। तो देखिए डीएनए आपको माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लांट सेल में आप जाएंगे तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में सर्कुलर डीएनए मिलता है, प्रोकैरियोटिक डीएनए मिलता है। तो यहां पे जो सही उत्तर होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि आपको यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं दिया हुआ है तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही उत्तर है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। सौर ऊर्जा सन एनर्जी एटीपी में बदलती है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2019 में पूछा हुआ है कि सौर ऊर्जा एटीपी में कैसे बदलती है, कहां बदलती है। सौर ऊर्जा यानी कि सनलाइट से जो एनर्जी आती है वो कहां पे बदल रही है। तो हमारे जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो सनलाइट को इंट्रैप करते हैं और इंट्रैप करके उससे भोजन का निर्माण करते हैं और एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, एनर्जी अल्टीमेटली उनको मिल जाती है। तो यहां पर क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2003 में पूछा हुआ है, मानव शरीर के कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों को की संख्या है। देखिए मानव शरीर में चूंकि यहाँ क्रोमोसोम पेयर पूछ लिया हुआ है, एक्चुअली पेयरिंग है तो इन जनरल कहते हैं कि 23 पेयर हैं, 23 पेयर हैं, 23 जोड़े हैं क्रोमोसोम के, जिसमें से 22 जोड़े ऑटोसोमल होते हैं और दो, एक एक्स और एक वाई, या एक्स और एक्स, मतलब जो 23वां जोड़ा होता है उसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। वो निर्धारित करता है कि पर्सन या मानव में वो मेल है या फीमेल है। जैसे एक्स वाई क्रोमोसोम मेल में मिलता है और एक्स एक्स क्रोमोसोम फीमेल में मिलती है। तो यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा, 23 जोड़े, आपको टोटल 46 क्रोमोसोम मिलते हैं मानव शरीर में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जीवों में अत्यधिक विविधता डाइवर्सिटी का कारण क्या है। मतलब एक जीव दूसरे जीव से डाइवर्स क्यों होते हैं, तो इसका मुख्य कारण होता है म्यूटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, एडाप्टिबिलिटी, म्यूचुअलिज्म, म्यूटेशन, पॉलीसोमी। तो म्यूटेशन है जो कि डाइवर्सिटी ले आता है, डाइवर्स करता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इवोल्यूशन यानी कि विकास जिस तरह से हो रहा है, उस विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, म्यूटेशन का। अगर म्यूटेशन ना होता तो विकास ही नहीं होता। तो जीवों में अत्यधिक विविधता उत्परिवर्तन के कारण है, म्यूटेशन के कारण है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किस लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, सॉरी, किसमें लिंग गुणसूत्र, किसमें एक ही साथ होना चाहिए था। बंदर, चीता, तितली, छिपकली। एक्चुअली छिपकली और कुछ सरीसृपों में, कुछ रेप्टाइल्स में, कुछ हाउस लिजार्ड्स में या लिजार्ड्स हम कह लें, इनमें और आपके रेप्टाइल्स में जो सेक्स का निर्धारण होता है, मतलब मेल है कि फीमेल है, उसके लिए गुणसूत्र नहीं होते हैं। वो तापमान पर डिपेंड करता है कि उनका क्या सेक्स होना चाहिए, मेल होना चाहिए कि फीमेल होना चाहिए। तो छिपकली की अनेक प्रजाति समेत सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इसमें लिंग निर्धारण ताप से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जंतु कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सेलुलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जंतु कोशिका और जो है पादप कोशिका, यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल इज डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल केवल और केवल प्लांट सेल में मिलती है, यानी कि कोशिका भित्ति केवल पादप में
पादप के सेल में यानी प्लांट के सेल में मिलेगी, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल होती ही नहीं है। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, जबकि पादप में क्या होता है, सेल वॉल होता है और उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है। बाकी केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब में होता है, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, यानी प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों में आपको मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्री 2010 में पूछा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव कोशिका कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? देखिए, जैव कोशिका यानी कि एनिमल सेल के बारे में पूछ रहा है। पावर हाउस हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। बहुत दिनों से आप लोग पढ़ते होंगे, बचपन में भी आपको पढ़ाया गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। एक सेल का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्री 2018 में पूछा हुआ है, बहुत ही रिसेंटली आया था। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, शक्ति स्रोत मतलब अगेन वही क्वेश्चन है, एनर्जी सोर्स यानी पावर हाउस ऑफ द सेल, तो वही फिर होगा आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपको फिर से वही होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी बनता है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2008 में पूछा हुआ है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? प्रोटीन की, लिपिड की, कार्बोहाइड्रेट की या दोनों की? तो अब यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन ए तथा बी दिया हुआ है। तो जनरली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की बाइलेयर होती है। लिपिड 2 लेयरों में लग जाते हैं। लिपिड में एक हेड होता है और एक टेल। हेड जो है वाटर लविंग होता है और टेल वाटर हीटिंग होता है। तो टेल एक दूसरे की तरफ कर लेते हैं तो 2 लेयर बनाता है और प्रोटीन उनमें धंसी होती हैं जगह जगह पे रैंडमली, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, रैंडमली कहीं भी प्रोटीन होती है। तो जो प्लाज्मा की मेम्ब्रेन होती है यानी कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, मतलब सेल में जो झिल्ली होती है सबसे बाहरी तरफ से एनिमल सेल में, वो उसमें प्रोटीन और लिपिड ये दोनों प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें लिपिड 2 लेयर में लगे होते हैं तथा प्रोटीन उसमें जगह जगह धंसी होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन सिंथेसिस में किस कोशिकांग मीन्स द सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात कर रहा है कि प्रोटीन सिंथेसिस में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें पहला है लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम यानी कि अंतःद्रवीय जालिका और राइबोसोम, तीसरा है गाल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया यानी गोल्जी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एक्चुअली जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस आपकी राइबोसोम के अंदर होता है। अब राइबोसोम फ्री फॉर्म में भी होता है यानी कि मुक्त रूप से भी होता है, और राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगा हुआ भी होता है, और दोनों जगहों पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो इसलिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब राइबोसोम लगे होते हैं तो उसको हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और राइबोसोम में एक्चुअली प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ जस्टिफिकेशन में आप पढ़ लीजिए, प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रवीय जालिका और राइबोसोम का योगदान होता है। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है और कुछ राइबोसोम अंतःद्रवीय जालिका से लगे होते हैं यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगे होते हैं, उनको हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आरएएस आरटीएस प्री 2007 में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संबंध में असत्य है? ठीक है, स्टेम सेल के बारे में पूछ रहा है कि स्टेम सेल के बारे में निम्न में से कौन कौन सी बातें सही हैं और कौन सा एक है जो गलत है। पहला ऑप्शन है ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं, बिल्कुल सही है। इनमें कैपेबिलिटी होती है जो है खुद से रिप्रोड्यूस करने की। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करते हैं, ये भी ठीक है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। स्टेम सेल्स से कोई भी सेल आप, कोई भी विशिष्ट कोशिका, कोई भी स्पेशल सेल्स आप बना सकते हैं अगर स्टेम सेल आपके पास है। ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, ये कथन गलत है, डी। हाँ देखिए, जिस समय चाइल्ड बर्थ होती है उस समय इसको निकाल पाना बहुत ही आसान होता है, इसको स्टोर किया जा सकता है। ह्यूमन बीइंग को अगर लाइफ लॉन्ग कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको अगर स्टोर करके हम रखते हैं स्टेम सेल को, तो उससे हम उसको ठीक कर सकते हैं किसी भी डिजीज कंडीशन में
जो है नया विशिष्ट नया स्पेशल सेल का ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, नई चीज़ें बना सकते हैं अगर हम उसको स्टोर करके रखते हैं। तो अगर उसको जीवन पर्यंत मान लीजिए 50 या 60 साल बाद भी कोई रोग होता है तो उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो आजकल ये चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे जगहों पे जो बड़े बड़े सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ पे स्टेम सेल बैंक बनाए जा रहे हैं और स्टेम सेल को प्रिजर्व किया जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर, चलिए इसका पढ़ लीजिए एक बार जस्टिफिकेशन। स्तंभ कोशिका एक विभाजनशील कोशिका होती है जिसमें स्वतः विभाजन की प्रक्रिया होती है और ये विभाजित होकर विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। स्तंभ कोशिकाएं शरीर के कई अंगों एवं ऊतकों में पाई जाती हैं। ठीक है, ये कहना कि केवल भ्रूण में पाई जाती हैं ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आईएएस प्री 2001 में पूछा हुआ है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं एपोप्टोसिस, एजिंग, डीजेनरेशन, नेक्रोसिस। देखिए प्रोग्राम सेल डेथ दूसरा रूप है एक तरह से एपोप्टोसिस का। तो कोई भी सेल है तो उसका एक, जैसे हम कहते हैं ना कि जीवन है तो मरण होगा, तो उसी तरह से हर एक सेल का एक अपना एक लाइफ है और उसकी डेथ होनी ही होनी है। तो डेथ के लिए एक प्रोग्रामिंग होती है, उसी को एपोप्टोसिस कहा जाता है। तो ये आपका प्रोग्राम सेल डेथ एक एपोप्टोसिस की प्रक्रिया है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को एपोप्टोसिस कहते हैं। ठीक है, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को एपोप्टोसिस कहते हैं। तो यही इतने क्वेश्चन पूछे गए थे इस पर्टिकुलर चैप्टर से। 10 सेल से 2000 से लेकर 2019 तक जो क्वेश्चन पूछे गए वो मैंने आपको यहाँ पे दर्शा दिए हैं। थैंक्स। और मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, और जितना हो सके इसको उन एस्पिरेंट्स तक पहुंचाइए जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक पहुंच सके। ओके।